और भाई लोग कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। तो अकरम हसन शेख भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका 500 रुपए के लिए। है ना, भाई ने 500 रुपये मुझे सुपर चैट किया हुआ है, तो थैंक यू अकरम भाई। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। बाकी तुम लोगों का खून नहीं खोल रहा सालो। हाँ, थोड़ा खून में उबाल मारो चाय पत्ती डाल के। आओ चलते हैं एपिसोड पे। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ के उस गिलहरी के साथ हरे भरे माउंटेन के बीचों बीच गुजर रहा होता है, बड़े बड़े पेड़ों के साथ। गिलहरी आगे चल रही थी, यांग काई पीछे चल रहा था और ये उस लोकेशन पे जा रहे थे जहाँ पे वो स्पिरिचुअल फ्रूट था। और ये महसूस करने के बाद कि यांकाई का कोई बुरा इरादा नहीं है, गिलहरी भी काफी हद तक शांत हो गई थी और यांकाई पे ट्रस्ट कर रही थी। और आधे घंटे बाद ये लोग उस माउंटेन की डाउन साइड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ काफी बड़े बड़े माउंटेन थे, तो यहाँ से कोई भी अंदर जाने का एरिया खोज पाना इम्पॉसिबल होता अगर आप नए होते। पर गिलहरी इंटरेस्ट गेट पर सीधा यांकाई को लेके जाती है और रुकती है, यांकाई के आने का वेट करती है। तभी यांकाई कहता है क्या हुआ। अगली पल गिलहरी जमीन में पड़ जाती है और सांस लेने में जैसे उसे दिक्कत हो रही है, वो गला पकड़ के लौटने लगती है। जो देख के यांकाई कहता है अंदर सावधान रहने की जरूरत है, अंदर कोई खतरा होगा। जिस पे गिलहरी तुरंत ही खड़ी होकर ऐसे अपना सिर हिला देती है। कमाल की गिलहरी है भाई, हमारी वाली तो देख के भाग जाती है। यहाँ का कहता है ठीक है चलो मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ कैसा खतरा है। और इसके बाद यहाँ का चारों तरफ अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है तो पाता है कि माउंटेन वैली पॉइजनस मिस्ट से घिरी हुई थी। यहाँ का तुरंत ही कहता है मैं काफी क्यूरियस हूँ, तुमने यहाँ से स्प्रिट फ्रूट कैसे चुरा लिया। रैंक 9 की वेस्ट होने के कारण उसके लिए इजी नहीं था कि वो अंदर जाकर खुद से वो फ्रूट लेकर आ पाए। और ना केवल इस गिलहरी ने वो फ्रूट चुराया बल्कि अंदर उस स्नेक का पीछा करने से भी बच गई। यांकाई का सवाल सुनकर गिलहरी अपनी पलकें झपकाती है जैसे मानो उसे समझ ही ना आया हो कि यांकाई ने पूछा क्या है। तो यांकाई कहता है बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, मुझे बताओ, और नहीं बताना तो कोई बात नहीं। और ऐसे कहते हुए यांकाई अपने सोल ईटिंग इंसेक्ट को बैली के अंदर भेज देता है। देखते ही देखते यांकाई के सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट इन सारी ही पॉइजन मिस्ट को निगल लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर इनमें मिली हुई थी तो ये कुछ भी खा सकते थे। हालांकि ये पॉइजन यांकाई के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता, पर अगर तुम इसे खत्म कर सकते हो तो इसे अपनी बॉडी में आने क्यों देना है, क्योंकि ये सोल बॉडी है। महज 1 घंटे में यहाँ पे फैली हुई पूरी पॉइजन मिस्ट खत्म हो गई थी। जिसके बाद यांकाई कहता है तो चलो अब चलते हैं। और यांकाई की बदौलत ये जो क्या नाम था इसका गिलहरी थी, ये भी ठाट बाट के साथ छोटे छोटे पेड़ों में अकड़ अकड़ के चल रही थी। यांकाई को सामने एक पेड़ दिखाई देता है जो लगभग एक ह्यूमन की साइज का था। पेड़ के चारों ओर अजीब टाइप की एनर्जी थी और कुछ घूमने के निशान थे, शायद ये उसी स्नेक के थे जो इस पेड़ के चारों तरफ घूमता था। साथ ही इस ट्री पे 5 ऐसे फ्रूट थे जो बिल्कुल पहले जैसे दिखते थे, जो उसे गिलहरी ने दिया था। दाओ सोर्स लेवल के एल्केमिस्ट होने के नाते यांकाई नॉर्मल एम्पर ग्रेड की एल्केमिस्ट गोंग सनमू की इनहेरिटेंस को हासिल कर चुका था। यांकाई यहाँ पे हर एक प्रीसियस चीज को पहचान सकता था, फिर भी वो इन स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो यांकाई के अकॉर्डिंग ये इस डिवाइन मिरर के अंदर का अपना पर्सनल प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसे आउटर वर्ल्ड में किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन ये यांकाई जैसे किसी भी कल्टीवेटर के लिए फायदेमंद था जो आउटर वर्ल्ड से यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए आ रहे थे। न केवल यांकाई की तकलीफ काफी कम हो गई थी इस फ्रूट को खाने से, बल्कि यांकाई एक और फ्रूट इसे तुरंत ही खाता है। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर में भी सुधार होता है। यांकाई कहता है बुरा नहीं। तभी कुछ गुटकने की आवाज यांकाई को सुनाई देती और यांकाई बगल में देखता है तो गिलहरी तिरछी आंखों से उसे देख रही थी, घुटने टेके हुए, जैसे मानो काइंडनेस के साथ यांकाई से कह रही हो कि एक तो मुझे भी दे दे। तभी यांकाई कहता भले ही तुम इतने ज्यादा पोलाइटली मुझे देखो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फ्रूट नहीं है। जो देख कर गिलहरी अपना सिर नीचे करती है तो यांकाई कहता अच्छा ठीक है ले, एक तू भी रख ले। और यांकाई एक फ्रूट उसकी तरफ बढ़ा देता है और एक खुद खा लेता है। हालांकि यांकाई द्वारा दिए गए फ्रूट को गिलहरी खाती नहीं है, बल्कि अपनी पेट में बनी हुई उस पॉकेट में छिपा लेती है। दूसरी तरफ इस फ्रूट को खाने से यांकाई को ऐसा एहसास हुआ था जैसे मानो उसका रेनकार्नेशन हो गया हो। तभी इस गिलहरी को देखकर यांकाई हंसने लगता है तो गिलहरी अलर्ट तरीके से यांकाई को देखने लगती है कि कहीं यांकाई अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाएगा। उसने अपना हाथ अपने पॉकेट पे भी रखा हुआ होता है। तभी यांकाई कहता है तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो, मैं दी हुई चीजें वापस नहीं लेता, इसे तुम रख सकती हो। जिसके बाद यांकाई कहता है वैसे क्या तुम इस एरिया से फैमिलियर हो। जिस पे गिलहरी चुपचाप अपना सेल आती है। जो देख कर यांकाई कहता है तो फिर तुम आगे चलो, अगर हमें फिर से कुछ अच्छा मिला तो पहले की तरह ही हम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा बांट लूंगा, ठीक है। एकदम दोस्ती भरे लहजे से यांकाई ने ऐसा उससे कहा था। साथ ही यांकाई उसके पेट को थपथपाते हुए उसे उकसाते हुए कहता है जब तक तुम मेरा साथ दोगी मैं तुम्हारा पूरा पेट भर दूंगा। और ये गिलहरी बस अपना सिर हिलाई जा रही होती है। और इससे पहले कि यांकाई कुछ कह पाता गिलहरी एक डायरेक्शन की तरफ दौड़ती है और यांकाई उसे फॉलो करता है। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था ये गिलहरी यहाँ से पूरी तरीके से फैमिलियर थी।
पहले तो गिलहरी किसी को नाराज नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पे काफी पावरफुल मॉन्स्टर थे, लेकिन यांकाई के जैसे अब एक गार्डियन के होने के कारण ये टेंशन फ्री होकर आगे बढ़ सकती थी। गिलहरी यांकाई को कुछ लोकेशन पे लेके जाती, यांकाई वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता और वही करता जो उसने कहा था, जो भी मिलता उसमें से थोड़ा सा पार्ट वो गिलहरी को दे देता। महज 2 दिनों में यांकाई और गिलहरी ने लगभग दर्जनों 10,000 किलोमीटर के कई मॉन्स्टर्स के घोंसले तोड़ दिए थे और अच्छी अच्छी चीजें चोरी कर ली थी। यांकाई को अनगिनत स्पिरिचुअल फ्रूट, डेमन मॉन्स्टर्स के सोल सोर्स हासिल हुए थे। हालांकि इसमें से कुछ खतरनाक भी थे और यांकाई ने एक तो गलती से खा भी लिया था, जिससे उसे चक्कर आने लगा था और वो सदमे से उबरने में भी उसे टाइम लग गया था। और अगर यांकाई के पास उसका सोल बार्बिंग लोटस न होता तो हो सकता था कि यांकाई मारा जाता। हालांकि यांकाई ने फिर से बहुत सारे सोल सोर्स अब्जॉर्ब कर लिए थे और अब यांकाई की सोल में फिर से बेचैनी होने लगी थी, यानी कि यांकाई की सोल फिर लिमिट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सोल डेमन इंसेक्ट या सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट, इनकी पावर कंटिन्यू बढ़े जा रही थी। 10 दिन पहले जब ये यहाँ पे एंटर हुए थे उसके कंपैरिजन में अब इनकी पावर लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। पर यांकाई ने यह भी फील किया कि ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन पर ही इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये पहले से ज्यादा रूथलेस, पहले से ज्यादा क्रूअल हो रहे हैं। कभी कभी तो ये यांकाई के ऑर्डर्स को भी रिजेक्ट कर देते थे। हालांकि यांकाई को नहीं पता था कि ये अच्छा है या बुरा। दूसरी तरफ ये जो पर्पल कलर की गिलहरी थी, इसकी पेट की थैली पूरी तरीके से भरी हुई थी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज मिलती थी तो ये खाता नहीं था बल्कि इसे स्टोर करता था। अब क्योंकि इसकी थैली भर चुकी थी तो यांकाई को ही सारा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन गिलहरी ने हार नहीं मानी, यांकाई के लिए बराबर मदद की पूरे भरोसे के साथ। 2 दिन बाद यांकाई एक केव के एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ था, जबकि गिलहरी एकदम दुबकी हुई थी उसके कंधे पर। साथ ही कुछ हद तक ये फ्रेंडली भी हो गई थी। अब केव के अंदर से चीखने चिल्लाने की और दीवारों से टकराने की आवाजें आ रही थी, जो देख कर यांकाई कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही रूथलेस हो चुके हैं। कुछ ही पलों बाद केव के अंदर की हलचलें कम हो जाती है, सोल ईटिंग इंसेक्ट उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। आखिरकार यांकाई का टारगेट पूरा हो जाता और यांकाई केव के अंदर एंटर करता तो सब कुछ सेफ था। केव ना तो बड़ी थी और ना ही छोटी। उसे मारने के बाद उसकी पूरी बॉडी को ये सोल ईटिंग इंसेक्ट निगल गए होते हैं। उन्हें वापस लेने के बाद यांकाई को केव में कुछ अच्छा नहीं मिलता, नहीं कोई स्पिरिचुअल ट्री था, ना ही कोई ट्रेजर था। यांकाई ध्यान से देखता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे है तो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था, और यांकाई को लगा कि शायद ये सिर्फ उसके रहने का एरिया था। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था एक खास जगह पर उसकी नजर जाती है। यांकाई ने देखा कि वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज है। यांकाई जब उस चीज को टच करता है तो वो चीज अजीब लाइट से जगमगाने लगती है, इवन की गिलहरी तक डर गई थी। यांकाई चेक करता और जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि यह चीज क्या थी। इस प्लेट को लेकर यांकाई एकदम हैरान था, क्योंकि यह जेड स्टोन था जो एकदम प्योर व्हाइट था, कोई भी खामी नहीं। यांकाई को उम्मीद नहीं थी कि जब वो इसे टच करेगा तो उसकी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करेगी जिससे उसका सोल क्लोन कांप उठेगा। वास्तव में यह व्हाइट जेड प्लेट प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई थी, जो यांकाई की सोल को काफी राहत महसूस कराती, लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम ठंड में हॉट वाटर से नहा रहे हो। यांकाई तुरंत ही कहता है क्या ये सोल जेड है। उसने सोल जेड कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था गाओ ज़ूटिंग ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग ये मैच कर रहा है और यही सोल जेड होनी चाहिए। उसने ये भी कहा था कि डिवाइन एसेंस एंड वर्ल्ड के अंदर सोल जेड तुम्हें केवल किस्मत से ही मिल सकती है। यांकाई को तो लगा भी नहीं था कि उसे ये चीज मिलेगी, क्योंकि गाओ ज़ूटिंग ने इसे इतना रेयर बताया था। यांकाई तुरंत ही कहता ये तो काफी बड़ा है। यांकाई का मुंह खुला का खुला रह गया था, चेहरे पे थोड़ी सी झुंझलाहट भी थी। वो तुरंत ही कहता है मुझे इसे कब अब्जॉर्ब करना चाहिए, और बोलते बोलते वो इसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। और ये जानने के बाद कि वास्तव में यह उतना ही मिस्टीरियस है जितना कि बताया गया था, एकदम प्योर। एक पॉइंट अब्जॉर्ब करने पर यांकाई को महसूस हुआ कि बॉडी पूरी तरीके से तरोताजा हो गई। यांकाई की बॉडी पहले ही कंप्लीट स्टेज पर पहुंच चुकी थी, यानी कि सोल बॉडी वो और एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, लेकिन सोल जेड अलग थी। मॉन्स्टर की एनर्जी आउटर एनर्जी है, लेकिन ये सोल जेड की एनर्जी तुम्हें इसे अब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही यांकाई ने सोल जेड के अंदर मौजूद टेरिफाइंग एनर्जी को भी देखा था, ये बेहद हाई क्वांटिटी में थी। हालांकि यांकाई के पास यहाँ पे रुकने के लिए केवल 1 महीने की ही टाइम लिमिट थी, यांकाई इससे ज़्यादा रुक नहीं सकता था। यानी कि यांकाई अभी के लिए सोल जेड को रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन यांकाई 1 महीने तक रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो इतने दिनों तक वेट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ यांकाई को इस चीज़ का भी बिलीव था कि शायद इस सोल जेड के साथ वो एम्पर लेवल पर पहुंच जाए, और जब इस जगह से निकले तो उसकी स्पिरिचुअल पावर एम्पर लेवल पर पहुंच चुकी होगी। और अगर ऐसा हो गया तो यांकाई बची हुई जेड की पावर को इन्हें मतलब सोल ईटिंग इंसेक्ट को भी दे सकता था। हालांकि इसे अब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगता, लेकिन जब यांकाई यह सोच रहा था कि तभी अचानक 7 कलर की एक लाइट अपेयर होती है जो इस पूरी की पूरी सोल जेड को अब्जॉर्ब कर लेती है।
अगले पल यहाँ कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि 7 कलर की लाइट आई कहाँ थी और उसका प्रोडक्ट चोरी कैसे हो गया। यहाँ कहीं तुरंत ही पता लगाने की कोशिश करता है और जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो बॉडी के एक खास हिस्से में उसे सोल जेट का ऑरा महसूस होता है। समझे? दरअसल ये जो सोल जेट था यहाँ कहीं के सोल वार्मिंग लोटस ने इसे जिंदा ही स्वैलो कर लिया था और ये सोल जेट ऐसे पिघल रहा था ना जैसे मानो सन के इम्पैक्ट में आकर बर्फ पिघल रही हो, इतनी जल्दी गायब हो गया था। इसे अब्सॉर्ब करने के बाद सोल वार्मिंग लोटस पहले से ज्यादा ब्राइट हो गया था, लेकिन एक और चीज थी, एंडलेस स्ट्रॉन्ग लाइफ पावर या कहे तो स्पिरिचुअल पावर यहाँ कहीं के सोल सी में भी बहने लगी थी। यहाँ के तुरंत ही कहता आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो बेहद हैरान था कि इतना प्रीसियस सोल जेड उसे मिला और सोल वार्मिंग लोटस ने बिना पूछे ही स्वैलो कर लिया। ये तो बुरी बात थी ना। हालांकि सोल वार्मिंग लोटस उससे चोरी कर लिया था, लेकिन एक और अच्छी चीज थी कि इसने एनर्जी यांकाई को लौटा दी थी। तो यांकाई को लगा ये बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है। शायद ये सोल वार्मिंग लोटस और यांकाई दोनों के लिए ही फायदेमंद चीज थी, जिसके बाद यांकाई को भी अब इसे रिफाइन करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी और सोल वार्मिंग लोटस भी मजबूत हो सकता था। गिलहरी तो किनारे पर अभी भी हैरान ही खड़ी थी, तभी यांकाई उसे हल्के से हाथ देता है और गिलहरी चुपचाप यांकाई के कंधे पे चढ़ जाती है किसी अननोन रीजन से। वो यांकाई को कुछ बार सूंघती है और ये देखकर कि यांकाई की स्मेल कुछ पहले से अलग लग रही है, वो थोड़ा हैरान थी। यांकाई केव से बाहर निकलता है क्योंकि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन बाहर निकलते ही एक सरसराहट के साथ फिगर उसके सामने आकर गिरती है। यांकाई को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी यहाँ पे किसी से मुलाकात होगी और वो तुरंत ही अपनी प्रोफाउंड सनलाइट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और दूरी की तरफ आ जाता है, जिसके बाद दोनों ही लोग एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। यांकाई को उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया के कल्टीवेटर के पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं, क्योंकि वो बंदा यांकाई के आर्टिफैक्ट को हैरानगी से देख रहा था। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता था कि इस दुनिया में उन मटेरियल्स की कमी हो जिनसे आर्टिफैक्ट बनाए जा सकते थे। हालांकि यांकाई की बॉडी के चारों तरफ एक लाइट शील्ड बन गई थी, लेकिन यांकाई के सामने अचानक अपेयर हुआ 3rd लेवल दाओ सोर्स लेवल का मास्टर बिल्कुल भी वीक नहीं था। यांकाई ने देखा तो पाया कि बंदा लगभग 40-50 साल की एज का लग रहा है, बिल्कुल किलिंग इंटेंट नहीं और एकदम शांत लग रहा है। हालांकि थोड़ा घबराया हुआ और डरा हुआ भी लग रहा था। यांकाई हैरान था कि ये बंदा यहाँ पे आखिर कर क्या रहा है, लेकिन लग नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही लग रहा था। तभी बंदा कहता अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। तभी यांकाई कहता है क्या? हालांकि दूसरा पर्सन समझाने की हालत में बिल्कुल नहीं, तब वो अपनी ताकत का यूज करके एक डायरेक्शन में भागते हुए कहता है जल्दी ना करने पर तुम बच नहीं पाओगे, भाग जाओ बच्चे। यांकाई केवल यहाँ पे 1 महीना ही रहने वाला था। गाओ ज़ोटिंग ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई दुश्मनी मत करना, तो यांकाई उस बंदे को सीरियस लेते हुए यहाँ से भागने के बारे में सोचता है। हालांकि इससे पहले कि यांकाई भाग पाता उसे एक एम्परर प्रेशर महसूस होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इतना कि यांकाई की बॉडी हिल तक नहीं पाती। वो आंखों के कोने से देखता है एक तेज लाइट अपने बगल से गुजरते हुए उस फिगर की तरफ जो अभी अभी यांकाई को भागने के लिए कह रही थी। फिगर बहुत लंबी नहीं थी, काफ़ी छोटी थी। अपेयर होते ही यांकाई उसे देख पाया था, वरना पहले तो यांकाई उसे देख भी नहीं पाया था। ये फिगर बहुत लंबी नहीं थी, छोटी थी, बट अपेयर होते ही यांकाई ने इसे नोटिस कर लिया था। उसने अब तक इसे कभी नहीं देखा था। ये पर्सन जैसे ही अपेयर हुआ था इसके हाथ में एक डैगर आता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था, बचाए किसी आर्टिफैक्ट के होने के, और ये उस पर्सन को तत्काल ही मार देता है जो भाग रहा था, सीधा छाती के आर पार। इस आवाज को सुनकर तो यांकाई का मानसिक संतुलन हिल गया था। 3rd लेवल के दाओ सोर्स लेवल के इस बंदे को तो वास्तव में बचने का मौका तक नहीं मिला। अगर आउटर वर्ल्ड होता तो वहां पे तो पर्सन इमीडिएटली मार दिया जाता अगर ये अटैक उसे हिट हुआ होता, लेकिन क्योंकि ये डिवाइन एसेंस एंड मिरर था, यहाँ की वर्ल्ड की लॉजिक थोड़ा अलग थी। तो जैसे ही अटैक हुआ था उस पर्सन की जान नहीं गई थी, ना ही उसे कोई हैवी इंजरी आई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था। जिसके बाद एम्पर लेवल का वो पर्सन धीरे से उस बंदे को देखता है। दूसरा वो बंदा तो बुरी तरीके से चीख रहा था कि ओए लग गई, ओए लग गई, ओए मार डाला कमीने ने, मतलब चिल्ला रहा था। उसकी बॉडी से सोल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी जो धीरे धीरे उसकी लाइफ पावर को कम कर रही थी, यानी कि कुछ देर बाद ये बंदा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाने के कारण मारा जाएगा। एम्पर लेवल का बंदा कहता है क्या तुम डिजास्टरिस्ट हो? जो देखकर वो हाफिजर पर्सन कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, गलत फहमी के चक्कर में मार दिया मुझे। तभी वो पर्सन कहता है खैर भूल जाओ यार, तुम हो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पैलेस में ले जाऊंगा, पूछताछ में पता चल जाएगा। वो बंदा तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है महल? क्या? जैसे मानो उसने कुछ ऐसा सुना हो जो सुनने का सोच भी नहीं रहा था। वो तुरंत ही कहता क्या मास्टर आप बांकिंग हैं? इस छुटकू ने बांकिंग ने यानी कि उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता ओह तुम मुझे पहचानते हो? वो पर्सन तुरंत ही कहता ऑब्वियस सी बात है कि जनरल जोडियान के 4 सबऑर्डिनेट, सब जर्नल्स को कौन नहीं जानता, क्योंकि 4 लोग हैं। तो आपको इतना यकीन कैसे ही कि मैं ही वान किंग हूं? मैं कोई और भी तो हो सकता था। जो देखकर बंदा तुरंत ही कहता है नहीं, जो फर्स्ट जर्नल हैं
मतलब डिप्टी जनरल लियान यान, उनके बाल लाल हैं। दूसरी यूमान, एक लड़की हैं। जहाँ तक थर्ड की बात करें तो युआन किंग, वो र्यूमर्स में कहते हैं कि वो फूल की तरह सुंदर है, चेहरा जेड की तरह चमकता हुआ, लड़कियों से कम ब्यूटीफुल नहीं लगते। तो उसके बाद एक ही बचते हैं, तो सीनियर बान किंग ही होने चाहिए। जो देखकर वान किंग हंसते हुए कहता, ओह फूल की तरह सुंदर, तो लोग युआन किंग के बारे में ऐसी बातें करते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा विश्लेषण सही है, मैं वांग किंग ही हूँ। तभी वो तुरंत ही कहता, र्यूमर एकदम परफेक्टली मैच होते हैं। सीनियर वान किंग की हिडन अटैक एबिलिटी अनअमेजनेबल है। लेकिन आपने मुझे क्यों मारा? मेरी तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। बंदे यहाँ वान किंग से उसे आजाद करने की रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वान किंग उसे मौका देने के इरादे में नहीं था, क्योंकि झोडियान ने उसे ऑर्डर दिया था कि डिजास्टर स्टार को उसे पकड़ कर लाना है, तो कोई भी हो सकता है। इसलिए वो तुरंत ही इसकी बॉडी में मुट्ठी भींचकर एक सील बना देता है और उस एरिया को सील कर देता है। दोस्तों, इस बंदे को ऐसा लगा जैसे मानो कोई बिजली का झटका लगा हो। ये बेहोश हो गया था, हालांकि वो मरा नहीं था, लेकिन बेहोश जरूर था। वान किंग वापस से अपने डैगर को रख लेता है। दूसरा यहाँ के इस समय बहुत तेजी से सोच रहा था। पहले तो उसे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अब इन दोनों के बीच की बातचीत को सुनकर उसे हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था और इस जगह की पूरी सिचुएशन का भी उसने अंदाजा लगा लिया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस जगह के गार्डियन ने ऑर्डर दिया है, जिसका नाम झोडियान है, कि यहाँ पे किसी पर्सन को मारना है। और सभी चार के चारों डिप्टी जनरल उस डिजास्टर स्टार को खोजने के लिए घूम रहे हैं। पर शायद इन्हें पता नहीं था कि वो पर्सन कौन है या वो चीज क्या है, इसीलिए वो किसी को भी टारगेट कर रहे थे और शायद यांकाई को भी टारगेट किया जाता। जो देखकर यांकाई कहता, मैं कितना बदनसीब हूँ रे बाबा, मैं ऐसी जगह पे कैसे फंस गया। वैसे भी ये वर्ल्ड कल्टीवेशन के लिए एक रेयर प्लेस था और यहाँ पे ऐसे पर्सन के हाथों पड़ जाना यानी कि अपना टाइम गवा देना। तभी वान किंग कहता है, बुरा नहीं लड़के। यांकाई को कुछ देर देखने के बाद वो स्माइल करता है। तभी यांकाई कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? जो देखकर वो तुरंत ही कहता है, ये राजा कहना चाह रहा था, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि तुम इस राजा को नहीं हरा सकते, इसलिए तुमने भागने का फैसला नहीं किया। तुम काफ़ी ओबीडियंट हो, इसीलिए ये राजा तुम्हें कष्ट नहीं देगा। वान किंग का लहजा काफ़ी ठंडा था। वो तुरंत ही कहता, लेकिन अगर तुम अपनी भलाई नहीं समझते तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभी इसका हुआ। और बोलते वो जमीन में पड़े पर्सन की तरफ इशारा कर देता है कि काट दिए जाओगे। वो सीधे कहता, देखो मुझसे कोई बेगुनाही की अपील मत करना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एकदम रूथलेस कमीना कुत्ता आदमी हूँ मैं, तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा और अगर तुम अपील करोगे तो मैं तुम्हें मार के ले जाऊंगा। तो बेटे चुपचाप मेरे साथ चलो। देखो, अगर तुम डिजास्टर स्टार हो तो तुम्हारे लिए समस्या हो सकती है, पर अगर नहीं हो तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलते हो सब बढ़िया है, लेकिन अगर तुम लड़ने का ऑप्शन चूज करते हो तो तुम्हारे जिंदा रहने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो बताओ बच्चे, क्या सोचते हो? जो देख के यहाँ कहता है, वो सोच लिया मैंने। बंदा कहता है, बताओ। यहाँ कहता है, देखिए मैंने अभी आप दोनों की बातचीत सुनी, आपके जैसे 3 अदर लोग भी इस पूरे जंगल में घूम रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर भागूंगा तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, कहाँ तक भाग लूँगा, तो कोशिश करना भी बेकार है। लेकिन सीनियर, ऐसे में अकेले कोई नहीं निकलता ना, टीम होती है। आपकी टीम कहाँ है? आपके सोल्जर्स कहाँ हैं? जो देखकर वो बंदा कहता, ओह वो कुछ देर में यहाँ आते ही होंगे, मुझे अकेले ही काम करना पसंद है। खैर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिसपे आके कहता, अरे नहीं, वो बस यूपीएससी में पूछ लेगा ना, कॉमन सेंस के लिए। इतना कहने के बाद यांका एक लाइट में बदलकर सीधा ही वान किंग की तरफ बढ़ जाता है। देखो, यांका का सीधा मानना था कि अभी इसके सबॉर्डिनेट आए नहीं है, 3 अदर लोग अलग अलग एरियाज में खोज रहे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं। तो वान किंग से अभी लड़ने का सबसे अच्छा मौका, इससे लड़ो, इसे पेल दो, ये एरिया सेफ हो जाएगा। वैसे भी यांका ने डिसाइड किया था कि अगर वो लड़ता है तो अगर जीत गया तो अच्छी बात है, भागने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं जीत पाया तो कम से कम यहाँ से भाग जाएगा। दूसरी तरफ वान किंग एकदम हैरान था, क्योंकि यांका उसके प्रेशर के सामने भी हिलडुल पा रहा था। उसे यांका से इतना करेजफुल होने की उम्मीद नहीं थी। इस पल उसे लगा कि वो पूरी तरीके से लापरवाह था, क्योंकि उससे पहले 3rd लेवल के दाव सोर्स लेवल के बंदे को उसने मारा था, ये जमीन में पड़ा हुआ था, तड़प रहा था मछली की तरह। तो यांका जो 1st लेवल दाव सोर्स लेवल पर, वो कैसे बिलीव कर सकता था कि यांका उस पर अटैक करेगा? साथ ही वान किंग इसलिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसकी पावर ज्यादा थी। उसे लगा एम्पर लेवल के नीचे यांका उसके लिए सिर्फ एक चींटी है जिसे वो आसानी से मसल देगा। लेकिन इस पल तो वो यांकाई को देख भी नहीं पा रहा था, इतनी तेज स्पीड थी यांकाई की, वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। ऐसा लगा जैसे मानो यांकाई उसके ऑरे से अछूता हो। अगले ही पल गुस्से और शर्म से वान किंग अपनी ट्रू पावर को अनलेस करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा अनलेस हो जाता है। हवा ऐसे महसूस होती है जैसे काफी भारी और कंडेंस्ड हो गई हो दीवार की तरह, जिसे यहाँ के आह की आवाज के साथ जमीन पे अपेयर हो जाता है। वान किंग तुरंत ही कहता, तुम काफी करेजफुल हो लेकिन बेवकूफ भी हो। तभी यहाँ के कहता, सीनियर कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा कम नहीं आंकते हैं। और अगले ही पल यांकाई का सोल सी यांकाई को कवर कर लेता है। और तुम्हें पता था यांकाई का सोल सी कैसा है?
जैसे यांकाई की पूरी बॉडी फ्लेमों से जलने लगी होती है। आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया था, पेड़ भी जलने लगे थे। वन किंग तुरंत ही कहता, भयानक ऑरा। वर्निंग नॉलेज सी काफी ज्यादा पावरफुल था, इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर या दरकिनार नहीं किया जा सकता था खुद को, और साथ ही साथ बेहद रेयर भी था। यांकाई की इस बर्निंग सी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इवन कि वान किंग का एम्परर लेवल का जो ऑरा चारों तरफ छाया हुआ था वो भी ब्रेक हो जाता है, और यांकाई के ऊपर जैसे ही प्रेशर कम हुआ था, यांकाई अपनी फिस्ट को बांधकर वान किंग के ऊपर हिट कर देता है अपना फिस्ट अटैक, जो फ्लेम से कवर था। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि तुम इतने ईगोइस्टिक हो। बच्चे, कुछ तो हुनर है तुम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस किंग के सामने इगोइस्टिक हो गए। और ऐसा कहते वन किंग जमीन में पैर पटक कर हवा में कई किलोमीटर पीछे चला जाता है। यांकाई का फिस्ट हवा में हिट होता है और हंसते हुए कहता, अगर कोई तुम्हारे ही सेम लेवल का है तो दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें हरा पाए, लेकिन मेरे साथ लड़ना बेवकूफ़ी है बच्चे। और उसके लास्ट वर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी चारों तरफ फैल जाता है। यांकाई को ऐसा महसूस हुआ था जैसे मानो उसे माउंटेन के साथ दबाया जा रहा हो। यांकाई की फ्लेम में उसे रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यांकाई को अनबेरेबल पेन अपनी पूरी बॉडी में हो रहा था। वन किंग तुरंत ही कहता, बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? और ऐसा उसने इसलिए भी कहा था क्योंकि यांकाई अपनी बॉडी की फिक्र किए बिना उसके प्रेशर को तोड़ने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा था, जिससे उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। वन किंग हैरान था कि यांकाई ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने कभी ऐसा पर्सन नहीं देखा था जो वास्तव में मरने की हद तक आ जाए। जो देखकर वो कहता, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद वान किंग अपनी हथेली को आगे बढ़ाता और एक एनर्जी यांकाई को घेर लेती। यांकाई दर्द से चिल्लाने लगता है और पीछे की तरफ उठ जाता है। यांकाई की बॉडी की फ्लेम भी काफी हद तक अब मद्दी पड़ चुकी थी। चेहरे पर चोटों के निशान भी थे। एम्पर लेवल के मास्टर के नॉर्मल अटैक को झेल पाना आसान नहीं था। फिर भी यांकाई यहाँ पे डटा हुआ था। यह दिखाता था कि यांकाई कितना मजबूत था। और दूसरी तरफ ये हिम्मत इसलिए भी थी क्योंकि यांकाई के पास सोल वार्मिंग लोटस था, जो उसकी पूरी बॉडी पूरी सोल को वापस से ठीक कर सकता था। यांकाई लड़खड़ाता है, चेहरा उदास होता है। फिर अचानक वांग किंग को देखता है, जो कि अपनी जगह से गायब हो गया था। इससे पहले कि यांकाई संभल पाता, उसने तुरंत ही महसूस किया कि कोई उसके बगल में आया है। जिसके बाद वांग किंग की आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। ये तो कहना ही पड़ेगा कि तुम काफ़ी अजीब हो, लेकिन क्या तुम मेरी टेक्निक से बच सकते हो? बस बंदे की दौड़ने की, छिपने की, अटैक करने की टेक्निक सच में काफ़ी खतरनाक थी। इवन कि यांकाई खुद भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि जैसे ही वान किंग इस समय यांकाई के बगल में अपेयर हुआ, उसका डैगर यांकाई की बॉडी की तरफ बढ़ रहा था। यांकाई से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अचानक यांकाई स्माइल करता है और फिर एक पर्पल लाइट अपेयर होती है, जो यांकाई को चारों तरफ से घेर लेती है। और डिंग की एक आवाज़। प्रोफाउंड सन लाइट सील्ड थी, जो कि यांकाई को इस अटैक से बचाती है। हालांकि इसे रोकने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन इसके अटैक की पावर को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। साथ ही इस अटैक से इस आर्टिफैक्ट की स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी हद तक लूज हो गई थी। तो दोबारा से यूज़ करने से पहले यांकाई को इसे काफ़ी न्यूट्रेट कराना होगा एनर्जी के साथ, लेकिन वो पहले से ही पर्याप्त था। दोस्तों, वान किंग तुरंत ही कहता है, ये सब क्या है? उसका अटैक कैसे रोक गया था, वो ये देख कर हैरान था। आखिरकार डिवाइन एसेंसन कंट्री के 4 डिप्टी जनरल्स में से एक था वो। उसने कभी भी कोई आर्टिफैक्ट नहीं देखा था, तो इस आर्टिफैक्ट को देखकर वो हैरान रह गया था और उसे कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, कानों के पास भिनभिनाने की आवाज़ आती है, और जैसे ही भिनभिनाहट तेज होती गई, वान किंग मिस्टीरियस चीज़ को महसूस करता है, जिससे उसकी सोल कांप रही थी, सिर पे सिरहन दौड़ रही थी, डर सा लग रहा था। वान किंग को इस पल खतरा भी महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं कब वो यांकाई के हाथों की तरफ देखता है और एक श्रॉड उसे दिखाई देती जो नॉर्मल सी थी, कोई अजीबो गरीब चीज़ें नहीं। लेकिन वान किंग को इस श्रॉड को देखकर काफ़ी डर महसूस हो रहा था, जैसे मानो उसकी सोल को इसके अंदर खींचा जा रहा हो। वान किंग डर जाता है और जल्दबाजी में पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास का पूरा ही प्लेस ठोस हो जाता है, क्योंकि यांकाई के पास पावर ऑफ स्पेस की पावर थी, जो तो कहीं भी अलाउ होगी, क्योंकि कहीं भी स्पेस है वहाँ पे तो ये पावर चलेगी ना। हालांकि यांकाई यहाँ पे अपने सोल बॉडी के साथ था, तो फिजिकल बॉडी की टेक्निक आर्टिफैक्ट यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर पे तो वो कंट्रोल कर ही सकता था। दुर्भाग्यवश वो मून ब्लेड और एग्जाइल जैसी हिडन टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन हिडन टेक्निक को यूज़ करने के लिए क्विक की ज़रूरत होती थी। लेकिन हाँ, पावर ऑफ स्पेस का यूज़ करके थोड़ी बहुत स्पेस में छेड़छाड़ करके वो एरिया को जमा जरूर सकता था। जिसके बाद यांकाई उसे देखकर क्रुएल्टी से स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर, क्या आपने कभी गौर किया, आप अपने ओपोनेंट के हमेशा राइट साइड पे अटैक करते हैं, उसके दिल की तरफ। क्या ये सीनियर की अपनी पावर को शो ऑफ करने का तरीका है, या फिर आप एनिमी को डराना चाहते हैं?
वान किंग इस बार बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वो सामने की तरफ आ रही तलवार को देख रहा था, जो कि ऐसा महसूस हो रहा था कि सीने की तरफ आ रही हो। वान किंग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता, प्रोफाउंड ड्रैगन सील, और अचानक ही उसके चारों तरफ एक सील वैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जो बेहद पावरफुल सोल टाइप टेक्निक लग रही थी, क्योंकि डिवाइन एसेंस मिरर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के पास आर्टिफैक्ट और बॉडी नहीं थी, इसीलिए वो सोल टेक्निक्स ही यूज कर सकते थे और स्पिरिचुअल टेक्निक्स ही कल्टीवेट कर सकते थे। इवन कि इनकी सोल टेक्निक और इसकी समझ स्टार बाउंड्री के लोगों से भी ज्यादा हाई लेवल की थी। प्रोफाउंड ड्रैगन सील वो टेक्निक थी जो कि उसके पूरे के पूरे कल्टीवेशन का एसेंस था। एम्पर लेवल पर पहुंचने के बाद उसने इस टेक्निक का यूज केवल 3 ही बार किया था, और हर बार जब उसने इसका यूज किया तो उसका अपोनेंट एम्पर लेवल का मास्टर था, लेकिन यांकाई जैसे दाव सोर्स लेवल के एक कल्टीवेटर के सामने इसे यूज करने पर उसे मजबूर होना पड़ा था। उसे रियलाइज हुआ था कि अगर उसने इसे यूज नहीं किया तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, और कौन मरना चाहता है। उसके पीछे अचानक एक ड्रैगन शैडो अपेयर होती है। इस टेक्निक के कारण वान किंग को थोड़ा सा सहूलियत महसूस हुई थी, उसे कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि ये एम्पर लेवल की टेक्निक है तो एम्पर लेवल के अटैक को रोक सकती है, तो यांकाई का अटैक कितना ही मजबूत हो गया, इस रॉड को भी रोक देगी। दूसरी यांकाई की इस रॉड तो एकदम मस्ती में चूर आराम से धीरे धीरे जा रही थी, इस सील्ड से टकराती है, इसे चीरती है, अंदर घुस जाती है और वान किंग की छाती के अंदर घुस गई थी, जैसे मानो इसके पास हर जगह का एक्सेस हो। अगर इस तलवार में यांकाई ने और ज्यादा ताकत लगा दी होती तो वान किंग जैसा पावरफुल पर्सन भी 2 टुकड़ों में कट जाता। दूसरी तरफ वान किंग पीछे हटने के लिए पूरी की पूरी एनर्जी लगा देता और एक्सप्लोड करता, क्योंकि वो और देर यहाँ नहीं ठहरना चाहता था। तभी हल्की सी ब्लास्ट की आवाज आती है। पावर ऑफ स्पेस के कॉन्स्टिट्यूशन से वो फोर्सफुली रिलीज होकर खुद को बाल बाल बचाता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये अटैक उसे हिट हो चुका होगा। सीने से लेकर कंधे तक और पेट तक उसके बॉडी में गहरा घाव दिखाई देता है, जिसके कारण उसका एक हाथ कट गया था। कटने के कारण ना तो बॉडी में कोई घाव था, ना कोई मांस, ना कोई खून, ना कोई हड्डी, बस वो एरिया हवा में गायब हो गया। यांके तुरंत ही कहता है, कितनी अफसोस की बात है। यांके ने वान किंग को एकदम क्लीन हैंड हासिल करने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए उसके 2 लगातार अटैकों को झेला था, ताकि वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी ये अटैक चूक गया। हालांकि वैसे भी वान किंग एक एम्परर लेवल का वॉरियर था, अगर वो इतनी आसानी से मर जाता तो ये अफसोस की बात होती, हम सबको शक भी होता। तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो इस अटैक से डॉच कर पाया था और जिंदा बच गया था। दोस्तों, वान किंग तो किनारे पे पड़ा होकर चिल्ला रहा था, ये क्या है, ये क्या है। सोल सेटरिंग रॉड यांका के हाथ में वापस आ जाती है और यांका उसे पकड़ कर कहता है, ये मास्क को नहीं, सोल को चोट पहुंचाती है। सोल सेटरिंग रॉड का यही काम था। किसी को याद है सोल सेटरिंग रॉड यांकाई को कहां से मिली थी? इस एसेंशन वर्ल्ड में आने के बाद यांकाई केवल 3 चीजें ही अपने साथ लाया था। कहां से दिखाऊं मैं 3 चीजें? पहला, प्रोफाउंड सन लाइट रॉड लाइट सील्ड जो गाओ जूटिंग ने उसे दी थी। दूसरा, 7 कलर सोल वार्मिंग लोटस, और तीसरा था सोल सेटरिंग रॉड जो उसने इंसेक्ट एम्परर से हासिल की थी शैडो स्टार पर, जिसमें एक इंसेक्ट स्लैब ब्रेसलेट भी शामिल था। और उस ब्रेसलेट की मदद से भी यांकाई कई बार मौत से बचा था और कई अजीबोगरीब इंसेक्ट को उसने उससे रोका भी था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद यांकाई को पता चला कि वास्तव में वो जो श्रॉड आर्टिफैक्ट है वो एक स्पिरिचुअल वेपन था। उससे पहले यांकाई को ये नहीं पता था। यांकाई ने इस रॉड को रिफाइन नहीं किया था। यांकाई को लग रहा था कि अगर उसने इसे रिफाइन किया होता तो वान किंग जैसे किसी पर्सन को मारने के लिए उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ना ही ज्यादा वक्त लगता। इस पल यांकाई को इस चीज का अफसोस भी हो रहा था। यांकाई ने इस पल मन में यह भी ठान लिया था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो अपने पास मौजूद सभी एम्परर ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स को ढंग से रिफाइन करेगा और उसके लिए पूरा टाइम निकालेगा। साथ ही अब से पहले यांकाई एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट को रिफाइन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन अब बात अलग थी, वो पहले से ही दाव सोर्स लेवल का कल्टीवेटर था। उसकी सोल दाव सोर्स लेवल के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो अब एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकता था, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सोल डिबोरिंग सोल स्लैब ब्रेसलेट भी यांकाई के लिए कुछ स्पेशल सिचुएशन में यूजफुल हो सकता था। सोल स्लिफ्टिंग ब्लेड भी यांकाई के लिए यूजफुल होता है इस कंडीशन में, अगर उसने रिफाइन किया होता। दूसरा, वान किंग कहता है डैमेड। हालांकि यांकाई के ये कहने का मतलब कि ये अटैक मास्क को चोट नहीं पहुंचाता उसे समझ नहीं आया था, लेकिन पिछले तौर पर उसे यह समझ आ गया था कि यह रॉड उसके लिए जानलेवा है। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जबकि यांकाई को कोई चोट नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था कि यांकाई के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसीलिए वान किंग पीछे हटने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अगर ये बात फैल जाती तो उसके जैसा एम्परर लेवल का पर्सन दाव सोर्स लेवल के बंदे से हार गया तो भला वो कहाँ जाता और किसे मुंह दिखाता, उसकी क्या इज्जत रह जाती। साथ ही वान किंग जैसा जो पर्सन था उसे असैसिन कहा जा सकता था, जो छिपकर अटैक करता था और एक बार में अपने एनिमी को किल कर देता था। और अगर एनिमी से उसका बैटल बढ़ जाए तो वो डिस्टेंस बनाकर 1000 किलोमीटर दूर भाग जाता था बजाय उससे लड़ने के, क्योंकि ये उसका काम नहीं था।
दूसरी तरफ जितना वो बैटल लड़ेगा उतना उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो अगर यहाँ पे लियान यान जैसा कोई पर्सन होता तो वो यांग काई से इंजर्ड होने के बाद भी लड़ सकता था, पर इस टाइम पे इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। हालांकि जब वान किंग ये सोच ही रहा था कि तभी यांग काई उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर वान किंग कहता है क्या, कहाँ गया वो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी की तरह कोई भी उसकी टेक्निक्स में परफेक्ट होगा। यांग काई का अचानक गायब हो जाना उसे अपनी टेक्निक से भी बेहतर लगा था। जब वान किंग अपने डिवाइन सेंस का यूज करके यांग काई की लोकेशन का पता लगाता है, तभी उसे पीछे से एक ठंडक का एहसास होता है, जैसे मानो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो रहा हो। और अगले पल एक जोरदार झटके के साथ वो पीछे की तरफ हवा में उड़ जाता है, जबकि एक एक्सप्लोजन होता है जिससे यांग काई पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि वान किंग अपनी जगह से हिला भी नहीं था और अपनी जगह पर ही था, क्योंकि पावर लेवल में अभी भी काफी डिफरेंस था। इसलिए यांग काई ने घात लगाकर भले ही छिपकर अटैक किया हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर वांग किंग ओवर कॉन्फिडेंट ना होता, तो सोल टाइप आर्टिफैक्ट के बारे में उसे पता होता, तो यांग काई उसे चोट ना पहुंचा पाता। इस पर यांग काई जमीन में गिरता है, थोड़ा सा उसे पेन हो रहा होता है, क्योंकि सीधे सोल के साथ एक दूसरे से टकरा जाना ह्यूमंस के बस की बात नहीं थी। हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि यह पर्सन अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने को भी तैयार था। हालांकि यांग काई के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती, क्योंकि उसकी चाल एक बार फिर से कामयाब रही थी। क्योंकि वान किंग को भिनभिनाहट की आवाज फिर से सुनाई देती और उसे पता चल रहा होता है कि कुछ तो गलत है, और वो देखता है कि आवाज आ कहां से रही है। तभी उसने अपना सिर नीचे किया तो पाया कि उसकी पूरी बॉडी पर लगी चोटों पे छोटे छोटे काले धब्बे जमे हुए हैं। क्लोज से देखने पर वान किंग का सिर एकदम सुन्न हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटे छोटे डॉट गिनने में इम्पॉसिबल लग रहे थे। किसी के लिए भी अपनी बॉडी में कीड़ों का होना सहन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन वान किंग को वास्तव में जो डरा रहा था वो ये कीड़े नहीं, बल्कि घाव में घुसकर ये पलक झपकते उसकी पूरी बॉडी में इंटर कर चुके थे, ये चीज थी। वान किंग का चेहरा पीला पड़ गया था। एम्परर लेवल का पावर लेवल होने के बावजूद वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि ये कीड़े बेरहमी से उसकी लाइफ पावर और पावर को चूस रहे थे। वान किंग की पावर लगातार कम होती जा रही थी। वो तुरंत ही कहता है ये क्या चीज है, आखिर ये है क्या। यांग काई से मिलने के बाद उसने कई बार ये पूछा था। वांग किंग जैसा कल्टीवेटर जो डिवाइन एसेंस एंड मिरर में पैदा हुआ था, पला बड़ा था, यांग काई जैसे पर्सन को देखकर हैरान था कि ये टेक्निक है क्या, कौन है ये पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भले ही वान किंग सोल ईटिंग डेमन इंसेक्ट को ना पहचान पाए, फिर भी वो ये जानता था कि उसके लिए खतरनाक है। वो तुरंत ही अपनी बॉडी में एक और को कंडेंस करता है, और जो इंसेक्ट उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे उन्हें बाहर की तरफ उड़ा देता है। लेकिन सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट के लिए तो वो एक स्वादिष्ट भोजन था, भला वो उसे कैसे छोड़ सकते थे। तो फिर कीड़े उसी की तरफ आते हैं और वान किंग के चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। वान किंग आखिरकार होपलेस कंडीशन में आ गया था। एम्परर लेवल के डिफेंस के बावजूद वो इन कीड़ों को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसके डिफेंस को भी कुतर दे रहे थे, क्योंकि डिफेंस भी तो सोल से ही बना था ना। मतलब एक बात वही हो गई ना कि आलू का चिप्स किसी बंदे को खाना है, तुमने आलू के चिप्स से ही खुद को ढक लिया है, तो बंदा तो आलू का चिप्स खाएगा ही, चाहे तुम उसे डिफेंस मानो चाहे ना मानो। तभी वान किंग चिल्ला तो कहता है ये तो डैमन इंसेक्ट है, ये डैमन इंसेक्ट। उसकी आंखों में काफी काइंड इंप्रेशन थे। इवन कि जब उसने यांग काई के सोल सेटरिंग ब्लेड का सामना किया था, तब भी इतने काइंड इंप्रेशन नहीं थे जितने कि इस पल थे। कहे तो एम्परर लेवल का मास्टर सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट का सामना करते हुए एकदम हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या होगा, क्या वान किंग मर जाएगा या इसे बचाने के लिए कोई और आ जाएगा। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।